नमस्कार, मैं विवेकानंद आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो वागर्थ में कलकत्ता से जो निकलती है, जो कोलकाता से जो निकलती है पत्रिका वागर्थ, उसमें छपी थी। उसी की एक कहानी है, झड़ीलाल की बात। तो आते हैं कहानी पे। झड़ीलाल उसका कोई असली नाम नहीं था, उपाधि थी जो उसे बातों की झड़ी लगाने के एवज में मिली थी। जब कोई ट्रेन आकर रुकती और लोगों के घर पहुंचने की पड़ी होती तो वे तांगे की ओर यह चाहते हुए लपकते कि झड़ीलाल का तांगा ही उसके नसीब में बंधा हो। स्टेशन से गांव तांगे से जाया जा सकता था या फिर पैदल चलकर। दिन में लोगों को पैदल जाने से परहेज नहीं था, पर रात में आवाजाही की कम होने की वजह से अररिया कोट स्टेशन से अररिया बाजार तक की दूरी कुछ ज्यादा ही खिंच जाती। वैसे छीना झपटी का कोई डर नहीं था, पर कुछ नहीं होने से डर का होना लोगों को अच्छा लगता और उस डर पर चर्चा करना तो उन्हें और भी उत्तेजित करता। दिन में रास्ते में पड़ने वाला पुल जो नजर आने पर भी बेनजर रहता, रात होते होते भुतहे पुल में तब्दील हो जाता। बहरहाल, तांगों की कमी, स्टेशन से गांव तक का लंबा सफर, रेल यात्रा की थकान और मुफ्त मनोरंजन की चाह, चारों मिलकर झड़ीलाल के तांगे का आकर्षण बढ़ाते। लोगों की जरूरत को समझते हुए झड़ीलाल दो एक जन, खासकर किसी औरत, बच्चे या किसी दुबले पतले या बीमार आदमी को अपने तांगे में अतिरिक्त बैठा लेता, जिस कारण उसे कभी कभी घोड़े के साथ साथ भागना पड़ जाता। इस अतिरिक्त सवारियों को वह रिजर्व कोटे में रखता, लेकिन लोगों का ध्यान तो बस कोटे पर रहता। बाकी वे मान मनोबल कर झड़ीलाल को मना लेते। यह देखकर झड़ीलाल खुश तो होता, पर उसे लगता कि अगर उसके पास मुखिया जी के ट्रैक्टर की तरह बड़ा तांगा होता तो मजा आ जाता। सवारियों को बिठाने के बाद तांगा चल पड़ता और चल पड़ती झड़ीलाल की लच्छेदार बातें। झड़ीलाल की बातें निरी बातें नहीं होती। उसकी बातों में गांव के मुखिया जी से लेकर श्रीदेव बाबू, तिलमोहन जी, बैठा जी और इंदिरा जी तक के किस्से होते, लेकिन लोगों का रुझान आपसी खींचातानी में ही ज्यादा रहता। इसलिए वे उसे देश दुनिया से निकालकर गली नुक्कड़ पर ले आते। यहां भी झड़ीलाल अपनी सानी नहीं रखता और उन्हें तृप्त कर देता। इस तरह थके लोगों की सारी थकान बाजार तक के लंबे सफर में झड़ीलाल झाड़ के रख देता। लोग ठहाके मार मार कर हंसते तो झड़ीलाल झूम उठता, जोश में आकर तांगे को और तेज भगाता। घोड़े की पीठ भी ठोकता, पर कभी कभी घोड़ा अड़ जाता और तब तक अड़ा रहता जब तक झड़ीलाल की सांसें सहज नहीं हो जाती। लोगों को अपने आनंद में इसका कम ही पता चलता और झड़ीलाल को भी थोड़ा आराम मिल जाता। बस घोड़े को इसी वक्त एक दो चाबुक खाना पड़ जाता। ऐसा होने से सबको फायदा होता। चाबुक खाकर घोड़े की दौड़ लगाने से झड़ीलाल की और हंसने से लोगों की दिन भर की सारी थकान उतर जाती। इस अधिभार और मार के लिए घोड़े को थोड़ा ज्यादा स्नेह मिल जाता। झड़ीलाल पूरे रास्ते चाबुक लगी जगहों पर हाथ फेरता रहता और घोड़ा भी अपनी पूंछ उठाकर उसका प्रतिकार करता। लोगों की सारी जिज्ञासा शांत कर जब तांगा रुकता तो सवारियों के मुंह से इतना जरूर निकलता कि अरे झड़ीलाल, तुम्हारी बातों में तो सफर का पता ही नहीं चला। झड़ीलाल अपनी तारीफ सुनते चुपचाप खड़ा रहता। लोग उतरते और कुछ ना कुछ उसकी हथेली पर रखते जाते। कुछ पैसा रखते, कुछ कल देने का वादा रखते, कुछ खुदरे का बहाना रखते तो कुछ राम सलाम ही रखकर चले जाते। झड़ीलाल भी इन सब चीजों के लिए ज्यादा झिकझिक नहीं करता। उसे तो 4 सदस्यों के परिवार में बस एक दिन के राशन का सोचना होता। घोड़े के लिए घास और 3 आदमियों के लिए रोटी, बस। इससे अधिक उसे क्या चाहिए? हां, अगर कुछ चाहिए तो बस ऐसे लोग जो उसे सुने और आनंद उठाए। बाकी को तो कबीरदास ने हाथ का मैल ही कहा है। हथेली पर चढ़े इन सब कुछ को झड़ीलाल अपने सहभागी घोड़े को दिखाता और फिर उन्हें अंटी में कसता घर की ओर चल देता। एक दिन तड़के ही
मुखिया जी के लोग झड़ीलाल के घर आ धमके और कहा कि मुखिया जी के सास ससुर और मुखिया जी के साले को सवेरे की गाड़ी पकड़नी है, सो जल्दी चले चले। झड़ीलाल ने जल्दी से तांगा जोड़ा और मुखिया जी की सेवा में हाजिर हो गए। तांगे में सामान लाद दिया गया। बैठने वाली जगह पर एक साफ चादर बिछा दी गई। मुखिया जी ने ससुर जी को पकड़कर आगे बिठाया। मुखिया जी भी बैठे। झड़ीलाल थोड़ा हटकर नीचे सिर नीचा किए खड़ा रहा। पीछे मुखिया जी की पत्नी और सास बैठने लगी। तांगा थोड़ा पीछे की ओर झुक गया। तभी एक जोरदार आवाज उसके कानों में पड़ी। झड़िया संभाल। लपक कर झड़ीलाल आगे की बल्ली पर चढ़ गया। कहां ध्यान रहता है तुम लोगों का? कोई और वक्त होता तो इतने शांत वचन नहीं रहते मुखिया जी। इस बार रियायत हुई। एक बार ऐसा ही कुछ इससे पहले भी हुआ था। नतीजा उसे स्टेशन तक घोड़े के साथ साथ भागना पड़ा था, और वो भी जून की दोपहरी में। ऐसी गलती उससे और कहीं हो चाहे ना हो, पर मुखिया जी के साथ हो ही जाती। सुबह का समय है, घोड़े के साथ भागने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। झड़ीलाल बल्ली थामे खड़ा यह सोच ही रहा था कि बैठेगा यहां या वहीं खड़ा रहेगा। मुखिया जी की आवाज उसके कानों में पड़ी। इस बार सास ससुर ने बचा लिया। झड़ीलाल ने बैठने में देरी नहीं की। बड़े लोगों का मिजाज कब बदल जाए। उसने एक बार पलटकर मुखिया जी के आसपास देखा। बढ़ाओ, मुखिया जी ने बड़े तलखी से कहा। उसने तांगा बढ़ा दिया, लेकिन उसकी शंका का समाधान नहीं हुआ। उसे 5 जन की सवारी के बारे में बताया गया था, पर उसे तो 4 ही दिखे। थोड़ा आगे जाकर उसने तांगा रोककर पीछे जाकर देखा। दोनों स्त्रियों ने घूंघट को काफी नीचे सरका लिया। अब पीछे क्या सूंघने गया है? मुखिया जी ने टपट कर कहा। देख रहा था कोई सामान तो नहीं गिर गया है। हाँ ठीक है सब वहां, चल तांगा चला। झड़ीलाल ने तांगे में बैठी सवारियों पर तिरछी नजर डाली। मुखिया जी, मुखियाइन, सास ससुर तो नजर आए, पर साला कहीं नहीं दिखा। ज्यादा पड़ताल ठीक नहीं था। साला छोटा होगा, किसी की गोद में पड़ा होगा। खुद ही शंका निवारण कर वह तांगा हाँकने लगा। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, मालिक जोगोनी वाली गाड़ी पकड़नी है कि कठियार वाली? काहे? पूछने से ही लगा कि मुखिया जी का पारा चढ़ने लगा है। लेकिन ससुर जी ने बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, नहीं नहीं बाबू, कठियार वाली पकड़ेंगे। जोगोनी वाली पकड़कर क्या करेंगे? हम लोग पहले यहां से कठियार जाएंगे, फिर वहां से बनारस जाएंगे। फिर तो आपको और सवेरे निकलना चाहिए था। तो क्या हम गाड़ी नहीं पकड़ पाएंगे? ससुर जी ने पूछा। नहीं नहीं, सो तो हम आपको पकड़वा देंगे। वैसे पहले जाते तो हम आपको पूरा स्टेशन घुमाते, मालिक का पूरा खेत उधर है वो भी दिखाते। मुखिया जी से इतना असह्य था। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, बस पांव से झड़ीलाल को चुप करा दिया। फिर उसकी सारी उत्सुकता मुखिया जी के जूते के नीचे दबकर रह गई। कुछ देर बाद स्टेशन आ गया। सामान उतारा जाने लगा कि तभी अफरा तफरी मच गई। साले साहब रास्ते में कहीं गिर गए। मुखिया जी और ससुर जी को लग रहा था कि वह पीछे स्त्रियों के पास बैठा होगा। मुखिया जी की पत्नी और सास समझ रही थी कि वह आगे मर्दों में होगा। काफी वक्त तो इस गुत्थी को सुलझाने में लग गया। झड़ीलाल का बीच में कुछ बोलना मुखिया जी के संयम को उसके जूते में उतारना था। नहीं तो वह साले साहब की उम्र को लेकर जरूर कुछ पूछता। भला गोदी से कोई बच्चा कैसे सरक सकता था? मालिकों की राय हुई कि साले साहब को रास्ते में ढूंढा जाए। ढूंढते ढूंढते मुखिया जी घर तक पहुंच गए तो देखा साले साहब आराम से ट्रैक्टर की सीट पर बैठे मुंह से फुर्र फुर्र की आवाज करते हुए उसे चला रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात तो यह थी कि जो मुखिया जी अभी तक ट्रेन के छूट जाने की चिंता में कितनों को कोस चुके थे, वही मुखिया जी एकदम निश्चिंत जान पड़ते थे। उन्होंने पहले साले साहब को उतारना चाहा, लेकिन जब वह जिद करने लगा तब मुखिया जी ने चाबी मंगवाई और उसे गोद में बिठाकर ट्रैक्टर से पूरा एक चक्कर लगाकर मनाया। फिर सब स्टेशन पहुंचे। तब तक ट्रेन भी आ चुकी थी। मुखिया जी तांगे से कूदे और साले साहब को गोद में लेकर दौड़े। झड़ीलाल भी चादर समेटकर मुखिया जी के पीछे दौड़ा। लेकिन अभी समय था। मुखिया जी ने पूरा हिसाब जोड़ा। 4 जन आने का,
फिर एक इधर से जाने का और फिर उधर से 2 आने का, और कुल 7 लोगों का किराया उसकी हथेली पर रख दिया। फिर मुखिया जी अंदर डिब्बे में सबों के साथ बैठ गए। झड़ीलाल चुपचाप खड़ा रहा। मुखिया जी की पत्नी दरवाजे के पास आई और अपने भाई के हाथ से 10 का नोट झड़ीलाल की हथेली पर रखवा दिया। झड़ीलाल ने चादर उनकी ओर बढ़ा दी, लेकिन उन्होंने चादर यह कहकर उसी के पास रहने दी कि जब वे लोग बैठें तब उसे ही बिछा देना, और अंदर चली गई। झड़ीलाल को अपने खड़े रहने पर अफसोस हुआ। उसके लिए तो बड़े परिवार और खासकर उनकी स्त्रियों का उसके तांगे पर बैठ जाना ही उसके लिए बड़ी बात थी। आगे कितने ही दिनों तक साले के छूटने की कहानी सुर्खियों में रही। इस जिक्र में झड़ीलाल मुखियाइन की दरियादिली को बताना न भूलता। उस 10 रुपये के नोट को कह कह कर उसने लाखों का बना दिया, और चादर तो सालों तक उसकी गुदड़ी की रौनक बनी रही। इस तरह झड़ीलाल की जुबानी कितनी ही कहानियां लोगों तक पहुंचती रहती। वैसे झड़ीलाल को कोई नियमित सुनने वाला नहीं था, लेकिन कुछ दिनों से उसके नियमित सुनने वालों में स्टेशन बाबू, बैंक बाबू, डाक बाबू और गोली बाबू हो गए थे। सवारी तो और भी होती, पर ये चारों जन सप्ताह में 6 दिनों तक एक ही वक्त पर स्टेशन जाते और आते, और इन्होंने लाने ले जाने के लिए झड़ीलाल को कह रखा था। हर दिन आने जाने का कोई एक व्यक्ति भुगतान करता, लेकिन जिस दिन भुगतान की बारी गोली बाबू की होती, उस दिन झड़ीलाल को बड़ा सुकून रहता और वह उन्हें उनके घर तक छोड़ता। इस बीच उसे अपने मतलब की बात करने का थोड़ा वक्त मिल जाता। गोली बाबू उसकी बात बड़ी गंभीरता से सुनते और फिर 2-3 सफेद पाउडर की पुड़िया उसकी हथेली पर रख देते। न झड़ीलाल कभी उस पुड़िये की कीमत पूछ पाया और न ही गोली बाबू कभी अपनी बारी का भुगतान कर पाए। अपनी इतनी व्यस्तता में गोली बाबू झड़ीलाल की गोली याद रखते हैं, ये कोई छोटी बात है क्या? यह कहकर वह अपने सहभागी घोड़े को इस फेरे की कमाई दिखाकर मना लेता। 2 फेरों की कमाई 2 पुड़िया, जिसे वह अपनी बीबी की हथेली पर इस चेतावनी के साथ रख देता कि सुबह भूखे पेट ही इसे खा ले। बीबी भी सुबह तक क्यों इंतजार करती, वह रात को ही इसे खाकर सो जाती। दिन बीतते गए, बीबी की बीमारी भी बढ़ती गई। शुरू में अपनी बारी के दिन गोली बाबू तैयार रहते या कभी कभी आगे बढ़कर बीबी की बीमारी के बारे में पूछ लेते, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने टाल मटोल शुरू कर दी। किराया तो वे देते ही ना थे, अब पुड़िया भी उन्होंने देनी बंद कर दी। रही बात करने की, तो झड़ीलाल के बार बार कहने पर वे कह देते, इस बार भूल गया, अगली बार लेता आऊंगा। लेकिन एक दिन झड़ीलाल का धैर्य जवाब दे गया। उसने हिम्मत कर गोली बाबू से कहा, आप इतने दिनों से उसे दवा दे रहे हैं, पर वह ठीक नहीं हो पा रही है गोली बाबू। तो क्या मैं उसे कोई गलत दवाई दे रहा हूं? अब तो आप वो भी नहीं दे रहे हैं। हर बार अगली बार कहकर टाल जाते हैं। तो क्या करें हम? सब काम छोड़कर तुम्हारी बीवी की सेवा में बैठ जाएं? तुम छोटे लोगों के साथ यही दिक्कत है। थोड़ी देर बात कर लो, हंस बोल लो तो बस हाथ पर ही हगने लगते हो। झड़ीलाल को कुछ सूझ नहीं पाया। उसने सीधा गोली बाबू के पांव पकड़ लिए। बाबू, दुलरिया मर जाएगी। कल पूरी रात उसके खून बहता रहा। बाबू, भगवान उसे बचा लो, उसे शहर ले जाओ, बड़े डॉक्टर से दिखाओ। गोली बाबू चले गए। झड़ीलाल उठा और तांगे के साथ साथ चलता हुआ घर पहुंचा। तांगे से उसने ढिबरी निकाली, घोड़े को अलग बांधकर उसके सामने घास डाली। घर में पूरा अंधेरा देख वह वहीं आंगन में ढिबरी रख ठंडी जमीन पर लेट गया। शुरू में कितनी ही बार झड़ीलाल जब घर आता तो पत्नी पड़ोस में गई होती। झड़ीलाल हाथ मुंह धोकर पड़ोस से उसे बुलाने जाता और कुछ देर वहीं बैठ जाता, सबों से बातें करता। फिर पति पत्नी दोनों वापस आ जाते। कभी पूछता तो पत्नी कहती, खाली घर में भूत रहे छे, हमरा डर लागे छे। लेकिन जब से शंकरलाल पैदा हुआ
तब से भूत का बहाना कम बन पाया। आज घर में फिर से अंधेरा देख उसे अच्छा लगा दुलरिया कुछ अच्छा महसूस कर रही होगी। फिर थोड़ी देर निढाल पड़े रहने के बाद न जाने उसे क्या सूझा, वह उठा और ढिबरी लेकर सीधा अंदर भागा। नीचे जमीन पर उसने बेटे और पत्नी को पड़ा देखा। ढिबरी की रोशनी में उसने बारी बारी से दोनों का चेहरा देखा। चींटियां पत्नी के चेहरे पर थीं। उसने बेटे को गोद में उठा लिया। अगले कितने ही दिनों तक तांगा नहीं चला। घोड़ा तो कहीं से घास चर आता, पर आदमियों का क्या। तांगा फिर से जुड़ गया। बाजार से स्टेशन, स्टेशन से बाजार, वही समय, वही रास्ते, वही लोग, लेकिन अब सिर्फ वही तांगा नहीं, अब रिक्शे भी। लेकिन झड़ीलाल की अपनी सवारियां थी जो उसे देखकर फिर से उसकी ओर मुखातिब हुई थी। पर झड़ीलाल के लिए यह सब बस एक चक्कर भर था जिसे वह पूरा कर घर भागना चाहता था। घर पहुंचकर वह घोड़े को खोलता, उसे घास डालता और ढिबरी लेकर सीधा पड़ोस में भागता और वहां से अपने बेटे को लेकर घर वापस आता। फिर जो बन पाता पकाता या चूड़े को पानी में भिगोकर उसमें गुड़ डालकर उसे खिलाता। बेटा उसकी गोद में ही सो जाता। झड़ीलाल कभी बेटे के पपड़ी पड़े होठों को छूता तो कभी उसके पेट को दबा दबा कर देखता। कुछ दिन उसने ऐसा करके भी देख लिया, पर नहीं, सारा दिन उसका ध्यान बेटे पर ही टंगा रहता। अगले दिन से बेटे को भी उसने साथ ले लिया। अब झड़ीलाल का पूरा परिवार साथ हो गया। फिर जो भी कमाई होती फौरन बेटे पे खर्च कर दी जाती। अब कमाई को लेकर उसे ऐसी कोई चिंता नहीं रही। सवारियां पूरी भरती न भरती वह इंतजार न करता। अब तो उसके वे नियमित सुनने वाले भी नहीं रहे। गोली बाबू और उनकी टोली ने एक कदम आगे बढ़कर 4-5 रिक्शे जुगवनी से खरीद लाए, जिन्हें टोली के लोग किराए पर चलवाया करते और अपने भी आना जाना किया करते। झड़ीलाल के लिए अब एक ही नियमित सवारी थी, वह था उसका लड़का। सुबह जल्दीबाजी में वह बेटे को तैयार करता और तांगे पर बिठा देता। सुबह के 4 चक्कर और शाम के 4 चक्कर के बीच में जितना समय बचता वह बेटे के साथ खेलता, खाता और उसी गद्दी पर सो जाता। झड़ीलाल के जीवन का यह स्वर्णिम काल था जो तेजी से बीतता जा रहा था कि इसी बीच दशहरा समीप आ गया। एक दिन गोली बाबू ने मेला घूमने के लिए झड़ीलाल को कहलवा भेजा। वह ठीक 2 बजे हाजिर हो गया। गोली बाबू और स्टेशन बाबू का पूरा परिवार तैयार था। जब सब तांगे में बैठने लगे तब गोली बाबू की पत्नी ने शंकरलाल को देखकर कहा, ए बाच्चा टके, ए नीचे उतरो। सकपकाया शंकरलाल खड़ा हो गया। झड़ीलाल ने आगे बढ़कर बेटे का बचाव किया। फिर सब ने आपस में क्या बातें की पता नहीं, पर गोली बाबू और स्टेशन बाबू आकर झड़ीलाल पर बरस पड़े। कहने लगे, यही अगर तुम पहले बताते तो हम अपना रिक्शा ही कर लेते, साथ साथ देवी दर्शन को जाएंगे सोचकर तुमको लिया, लेकिन तुम लोग भी अपना ही चलाने लगते हो। चलना है तो बेटे को अपने पास बिठाओ। झड़ीलाल के मुंह से कुछ ना निकला। वह आया और बेटे को गोद में लेकर अपनी जगह बैठ गया। गोली बाबू ने झटके से कहा, चलो चलो बैठो। पूरे रास्ते झड़ीलाल बेटे को गोद में थामे तांगा चलाता रहा। दुर्गा मंदिर की भव्यता दूर से ही दिख रही थी। भीड़ के कारण तांगे को दूर ही छोड़ना पड़ा। गोली बाबू ने झड़ीलाल से कहा, तुम जाना मत कहीं, हम अभी आते हैं। झड़ीलाल ने बेटे को गोद से उतारा, उसके कपड़े झाड़े और उन लोगों का इंतजार करने लगा। मेले में काफी रौनक थी। ढेरों लोग थे, मिठाइयों से सजी दुकानें थीं। हर हुनरमंद अपनी कला का प्रदर्शन इस मेले में कर रहा था। झड़ीलाल बेटे का हाथ पकड़े इन लोगों की राह देख रहा था। बेटा चुपचाप पिता को देख रहा था। फिर झड़ीलाल ने बेटे को गोद में उठाया और सीधा जलेबी की दुकान में घुस गया। बेटे को जलेबी खिलाते खिलाते उसकी नजर तांगे पर गई। सारे लोग तांगे के इर्द गिर्द उसे घूमते नजर आए। झड़ीलाल बेटे को गोद में उठाए भागा। तांगे के पास पहुंचा तो वहां कोई न था। उसने बेटे को तांगे पर बिठाया और आसपास देखने लगा। थोड़ा आगे जाकर देखने पर सब लोग
मशहूर सत्संगी गोनू मिठाई वाले की दुकान में दिख गए। इस दुकान की सारी मिठाइयां शुद्ध घी और पवित्रता से बनाई जाती। थोड़ी महंगी जरूर होती, पर एक बार जो खाए वो बार बार आए वाली कहावत को चरितार्थ करती। वैसे अररिया बाजार में यही सबसे बड़ी और पुरानी दुकान है, लेकिन पूजा के अवसर पर स्टेशन पर भी इसकी एक छोटी सी दुकान चलती है। झड़ीलाल कभी इसके यहाँ से कुछ खरीद तो नहीं पाया, पर इसकी बालूशाही उसे आज भी याद है, जो उसने मुखिया जी की मां के श्राद्ध में जमात में बैठकर खाया था। खरीदारी कर सब तांगे की ओर चल दिए। सबको अपनी ओर आता देख शंकरलाल नीचे बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। तांगा चल पड़ा। इसी बीच गोली बाबू ने झड़ीलाल से पूछा कि तुमने देवी मां के दर्शन किए या नहीं। झड़ीलाल ने ना में गर्दन हिलाई और कहा, हम तो रोज सवारी लेकर यहीं से आते जाते हैं, हम तो उन्हें बनते हुए से देखते आए हैं। अरे आज और हर दिन में फर्क है, आज नवमी है। गोली बाबू आगे भी कुछ कहते कि स्टेनो बाबू ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि हर का अपना अपना कर्म है, जिसकी जैसी श्रद्धा रहेगी उसकी वैसी ही स्थिति रहेगी। यह सुनकर हठात झड़ीलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके सामने मरी बीबी का चेहरा उभर आया। अब तक तांगा भीड़ को पीछे छोड़ काफी आगे निकल चुका था। गोली बाबू ने फिर छेड़ा, अच्छा झड़ीलाल, उस दिन क्या हुआ था रे, जिस दिन मुखिया जी का परिवार बनारस जा रहा था? झड़ीलाल ने कुछ नहीं कहा। फिर स्टेनो बाबू ने कहा, झड़िया दास बाबू क्या पूछ रहे हैं? जी, मुखिया ने मुझे 10 रुपये दिए थे और ये भोटिया जिस पर आप लोग बैठकर गप कर रहे हैं उन्हीं का दिया हुआ है। और दुलरिया जब मरी थी तब जलावन उन्हीं के बांसबाड़ी से आया था, नहीं तो मुंह में आग डालकर दफनाना पड़ता। हाँ हाँ ठीक है, हम तो साले के छूटने की बात पूछ रहे थे। झड़ीलाल अब मनोरंजन करना छोड़ चुका था, लेकिन ऊपर बैठे सबों ने इस एक घटना को दोहराकर अपना खूब मनोरंजन किया। लौटते लौटते शाम हो गई। हिसाब करने के बाद झड़ीलाल को भी छोड़ दिया गया। घर लौटते वक्त उसके दिमाग में शाम की बातें घूमने लगी। जिसकी जैसी श्रद्धा रहेगी उसकी वैसी ही स्थिति रहेगी। उसने बेटे की ओर देखा, ढिबरी जलाई और स्टेशन की ओर चल दिया। रास्ता सुनसान था, हवा में ठंडक थी। बेटा थोड़ी देर तक चुपचाप ऊपर अकेला बैठा रहा, लेकिन जब उसे झपकी आने लगी तब वह नीचे पिता के पास बैठ गया। झड़ीलाल थोड़ी देर तक उसे अपने से चिपकाए रखा। शंकरलाल ने हाथ बढ़ाकर 1-2 बार लगाम को छुआ, फिर घोड़े की पीठ थपथपाई। घोड़े ने भी पूंछ उठाकर खुशी का इजहार किया। मंदिर पहुंचने पर घोड़े के आगे घास डालकर झड़ीलाल बेटे को गोद में उठाए देवी दर्शन के लिए भागा, लेकिन तब तक मंदिर का पट बंद हो चुका था। झड़ीलाल ने बहुत कोशिश की, नीचे ऊपर झुककर किसी तरह एक बार देवी दर्शन करना चाहा, पर सब बेकार। वह वापस तांगे के पास आ गया और तय किया कि कल सबसे पहले वह शंकरलाल के साथ देवी दर्शन करने जाएगा। इतने में कुछ लोग खाली तांगा देख उसके पास आए और उसे बाजार तक छोड़ने को कहा। सबों को लेकर तांगा चल पड़ा। अंधेरा काफी था, ठंड भी बढ़ गई थी और भूख भी लगने लगी थी। झड़ीलाल ने बेटे का पेट दबाया। गुदगुदी से बेटा खिलखिला उठा, लेकिन उसने घोड़े की पूंछ नहीं छोड़ी। पुल पर चढ़ते वक्त तांगे ने थोड़ी गति पकड़ी। झड़ीलाल ने घोड़े की पीठ थपथपाई। देखा देखी में बेटे ने भी वैसा ही किया। तांगा और तेज चलने लगा। ठंड और बढ़ गई। बैठे बैठे शंकरलाल ने एक झपकी ली और दूसरे ही पल वह नीचे गिर गया। कोई चीख तक न निकली। झड़ीलाल कूदकर पीछे की ओर भागा, चिल्लाता रहा, पर अंधेरे में उसे कुछ दिखाई न दिया। उसे आगे पांव बढ़ाने में डर लगने लगा। फिर वह तांगे से ढिबरी उतार कर ले आया। पीछे से सारे लोग उतर आए। ढिबरी की रोशनी में वह शंकर शंकर करता चारों ओर देखने लगा। पुल के पाए से सटकर सोया शंकरलाल उसे दिख गया। जीवन भर की जमा पूंजी एक झटके में खर्च हो गई। शंकरलाल मर गया। झड़ीलाल ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और लाकर अपने सहभागी घोड़े के आगे कर दिया। सब सवारियां वहीं से पैदल अपने घर की ओर चल दी।
इस बार झड़ीलाल ने काम पर लौटने में देरी नहीं की। 2-3 दिन बाद ही वह स्टेशन हाजिर हो गया। अब उसके हाव भाव में वही पुराने दिनों का असर देखा जा सकता था, लेकिन आगे कुछ ही दिनों में उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे लोग उससे और उसके तांगे से परहेज करने लगे हैं। जो इस घटना को नहीं जानते उन्हें तो कोई दिक्कत न थी, पर बाकी बहुतों ने उससे किनारा कर लिया। झड़ीलाल लाख दरियादिली दिखाता, हंसता हंसाता, लेकिन लोगों के मन से तांगे की अपशकुनी हटा न पाया। एक दिन स्टेशन से खाली लौटते वक्त उसने पुल पर आके तांगा रोक दिया, चाबुक नीचे रखा, घोड़े को खोलकर तांगे से अलग किया और झटके से तांगे को धकेल कर पुल के नीचे गिरा दिया। फिर चाबुक उठाया और घोड़े को साथ लेकर चल दिया। रास्ते में चलते हुए उसने घोड़े की लगाम भी खोलकर फेंक दी और घोड़े को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। घोड़ा आकर उसके बगल में खड़ा हो गया। झड़ीलाल के कदम तेज हो गए, घोड़ा भी पीछे पीछे हो लिया। फिर चाबुक लेकर उसने घोड़े को खूब मारा। मारता मारता उसे मैदान की ओर दौड़ा दिया और चाबुक फेंक खुद भी कहीं अंधेरे में गायब हो गया। धन्यवाद।